लिफ्ट के दरवाजे के सामने बदहवास छेपती हुई एक बेहद खूबसूरत 21-22 साल की लड़की भागती हुई आई। सकुचाते हुए सॉरी बोलकर सबकी तरफ पीट करके लिफ्ट में खड़ी हो गई। 4 जोड़ी आंखें उसकी खूबसूरती को कुछ पल निहार के अपने ख्यालों में खो गई, लेकिन देवांश कपूर की निगाहें उसके ऊपर से हटी नहीं रही थी। बगल में खड़ा देवांश उसको ऊपर से नीचे तक कई बार देख चुका था। टाइट जीन्स और टी शर्ट में साफ दिख रहा था सांचे में ढली देह है। बारीकी से तरासे हुए नयन नक्श, गौरवर्ण और सुनहरे बाल, ऊपर से नीचे तक सुंदरता की प्रतिमा। 30 वर्षीय देवांश ने केवल इसलिए विवाह नहीं किया था क्योंकि आज तक किसी कन्या पर उसकी निगाहें कुछ पल से अधिक ठहरती नहीं थी। शहर का सबसे धनी कुंवारा था, रिश्तों के अंबार लगे थे, लेकिन वो अपने मन का मालिक था। तभी लिफ्ट संचालक ने पूछा, कौन से फ्लोर पर जाना है आपको मैडम? लड़की ने कहा, 8वें फ्लोर पर। देवांश चौंका। 8वें फ्लोर पर उसका ऑफिस था। पूरा फ्लोर उसकी कंपनी ने ले रखा था। बहुत बड़ी फर्म थी जो उसके पिता ने शुरू की थी, लेकिन अब वह उसका CEO था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़की को उसके ऑफिस में क्या काम था। इस समय तो नौकरी का इश्तिहार भी नहीं दे रखा था। तभी 8वें मंजिल आ गई और लड़की लहराती हुई बाहर चली गई। वो भी उसके पीछे पीछे चल रहा था और लड़की बिना रोक टोक के अंदर जा रही थी। उसे लगा जैसे सब इस लड़की को जानते थे। कोई कोई तो उसे देखकर मुस्कुरा भी देता था, शायद आगे बढ़कर बात भी करते, लेकिन उसको पीछे आता देख सब काम में व्यस्त होने का नाटक करने लगे थे। वो जानता था उसके कठोर स्वभाव के कारण कोई ऑफिस में उसे पसंद नहीं करता। उसे परवाह नहीं थी, उसे उनके काम से मतलब था। काम में जरा सी लापरवाही उसे बर्दाश्त नहीं थी। उसे जीवन में जो चाहिए वो प्राप्त करना उसका लक्ष्य बन जाता है। फिर उसे किसी की भावनाओं और परेशानी से कोई मतलब नहीं है। पैसे कमाने का उसे जुनून था और इस जुनून को पूरा करने के लिए वो अपने कर्मचारियों से कसकर काम लेता था। देवांश ने जब लड़की को जवाहर भट्ट के केबिन के अंदर जाते देखा तो उसे समझ नहीं आया, भला इस लड़की को जवाहर से क्या काम हो सकता है। तुरंत अपने कमरे में जाकर उसने जवाहर के कमरे का कैमरा चालू कर दिया। उसने अपने ऑफिस में हर केबिन और हॉल में कैमरे लगा रखा था। कहीं भी हो रही कोई गतिविधि और बातचीत वो आराम से सुन सकता था। उसे हर स्थिति में अपना संपूर्ण नियंत्रण रखना अच्छा लगता था। कमरे में आते ही वो लड़की जवाहर को देख मुस्कुराते हुए बोली, डैड, मुझे एक साड़ी खरीदनी है। कुछ दिनों बाद सुमन की शादी है। हम सब फ्रेंड्स ना डिसाइड किया है साड़ी पहनेंगे। प्लीज़ 3000 रुपये दे दीजिए। जवाहर की आंखों से वात्सल टपक रहा था। वो बड़े प्रेम से बोला, पर बेटा, कल रात बात हुई तो थी, तुम अपनी मम्मी की साड़ी पहन लोगी। वो तुनक कर बोली, डैड, मॉम की साड़ी मैंने देखी है, ऐसी कोई नहीं है जो मेरे लायक हो। सब बड़ी उम्र की औरतों के लिए है। जवाहर हंसते हुए बोला, ठीक है, कितने दूँ? 2000? वो मुंह फुलाकर बोली, डैड, मैचिंग सैंडल और इयररिंग्स भी तो लूँगी। जवाहर जेब से पैसे निकालते हुए बोला, ठीक है, 3000 ले ले। अब तो खुश होकर दिखा दे मेरी बिटिया रानी। लड़की हंसते हुए कुर्सी पर बैठे जवाहर को पीछे से गले लगाते हुए बोली, आप बहुत अच्छे हो डैड, बाय, और चली गई। देवांश को जवाहर की उम्र अधिक लगती थी। उसकी इतनी कम उम्र की बेटी है, ये जानकर उसे आश्चर्य हुआ। वो कई बार उससे इस्तीफा मांगने के बारे में सोच चुका था। जवाहर के काम से वो संतुष्ट नहीं था। उसे अनुभव था, लेकिन अधिक उम्र के कारण वो नौजवानों जितना काम नहीं कर पाता था। देवांश के दिमाग में खलबली मची थी। तो ये लड़की जवाहर की बेटी है। उसके ऑफिस में काम करने वाले एक छोटे से कर्मचारी की उसके पिता ने 10 कर्मचारियों के साथ ये कंपनी आरंभ की थी। उनमें से जवाहर ही बचा था, जिसे वो शीघ्र निकालने की सोच रहा था। पुराना होने के कारण उसकी तनख्वाह भी अधिक थी और उसे एक केबिन भी मिला हुआ था। जवाहर को निकालने की बात वो बाद में सोच लेगा। उसे उसकी बेटी से हर हाल में शादी करनी थी। उस लड़की का हंसता मुस्कुराता चेहरा उसके दिमाग पर छा गया था। उसने जवाहर को इंटरकॉल किया, तुरंत आओ। जवाहर को जब भी देवांश बुलाता था उसका दिल बैठ जाता था। वो समझता था देवांश उसे निकालना चाहता है और कभी भी ऐसा कर सकता है, लेकिन वो बेटी की शादी तक नौकरी करना चाहता था। उसकी और उसकी पत्नी राधिका की सेहत के कारण उसका बहुत खर्चा हो जाता था। किसी तरह काम चल रहा था। मजबूरी ना रही होती तो वो स्वयं कब की नौकरी छोड़ देता
उसको देवांश वैसे भी पसंद नहीं था। बचपन में जब पिता के साथ दिवाली पूजा करने आता था तब वो उसे गोद में लेकर बहुत प्यार करता था, बहुत भोला था। तब माँ की मृत्यु के बाद ना जाने कैसा बददिमाग सा हो गया है। अचानक कंपनी संभालनी पड़ी थी। मेहनती इतना कि कंपनी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, लेकिन कर्मचारियों से बात करने की तमीज़ नहीं है, बड़ों का लिहाज नहीं है, सबको आखिरी नाम से बुलाता है, आदेश देता है। किसी से कोई गलती हो जाती तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। जवाहर को बेचैनी सी महसूस हो रही थी, ना जाने क्यों बुला रहा है। जवाहर जब देवांश के कमरे में पहुंचा तो पहली बार उसने देवांश को कुर्सी पर आराम से बैठे कुछ सोचते हुए देखा। हमेशा वो किसी न किसी फाइल में या फ़ोन में व्यस्त होता था। उसको देखते ही देवांश ने सामने पड़ी कुर्सी की तरफ इशारा करके बैठो कहा। जवाहर सिर झुकाए बैठ गया, इस इंतज़ार में कि ना जाने कौन सा बम उसके सिर पर फूटने वाला है। देवांश एक सिगरेट जलाते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोला, अभी अभी जो लड़की आपके कमरे में आई थी वो कौन थी? जवाहर घबरा गया। उसकी बेटी ने क्या कर दिया और देवांश को उससे क्या मतलब? वो धीरे से बोला, सर वो मेरी बेटी रूपाली थी। कुछ गलती हो गई क्या उससे? देवांश उसके प्रश्न का जवाब दिए बिना बोला, क्या करती है वो? जवाहर को समझ नहीं आ रहा था कि देवांश को उसकी बेटी से क्या काम है। वो बोला, जी उसने अभी बीकॉम के आखिरी साल के पेपर दिए हैं और आगे पढ़ने की सोच रही है। देवांश की नज़र अब उस पर गड़ी हुई थी। सिगरेट उसने बुझा दी थी और कड़क आवाज़ में बोला, मैं आपकी बेटी से अगले महीने शादी करूँगा। जवाहर हतप्रभ सा देवांश को देखता रह गया। देवांश आगे बोल रहा था, घर में बात कर लेना, कल आकर रोके की रस्म करूँगा। जवाहर को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने धीमी आवाज़ में कहा, आपकी और रूपाली की उम्र में 7-8 साल का अंतर है। वो अभी बच्ची है, आगे पढ़ना चाहती है। फिर हमारी आर्थिक और सामाजिक हैसियत आपके बराबर कहाँ? देवांश की आंखों में कठोरता देख जवाहर कांप गया। देवांश कह रहा था, ये सब मुझे मालूम है, तुम बस कल की तैयारी करो। जवाहर बोझिल कदमों से अपने कमरे में लौट आया। वो कैसे रूपाली से इस रिश्ते की बात करेगा? उसकी मासूम बच्ची अभी शादी के लिए तैयार कहाँ थी? जवाहर की शादी के 10-12 साल बाद हुई थी रूपाली। कितनी मन्नतों के बाद प्राप्त किया था उसे। जब जवाहर ने पहली बार देखा तो दंग रह गया था। फूल सी कोमल और बेहिसाब सुंदर कन्या, दोनों पति पत्नी को जैसे जीता जागता खिलौना मिल गया। स्वयं फटे हाल रह लेते, लेकिन बच्ची पर अपनी हैसियत से अधिक खर्च करते। दोनों उसे निहारते रहते, लाड़ में कोई कमी नहीं छोड़ते। देवांश की बात सुनकर उसका मन भारी हो गया। उसके बाद उससे कोई काम ही नहीं हुआ। घर पहुंचकर उसने राधिका को जब ये बात बताई तो वो कुछ पल खामोश रही। फिर खुश होते हुए बोली, ये तो खुशखबरी है, इतना दुखी होकर क्यों बता रहे हो? जवाहर आश्चर्य से अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए बोला, पागल हो गई हो? अपनी मासूम सी बच्ची को उस राक्षस के सुपुर्द कैसे कर दे? राधिका सोचते हुए बोली, हम कितनी भी कोशिश कर लें, इतने पैसे वाला परिवार कभी नहीं ढूंढ पाते रूपाली के लिए। सोचिए, हमने उसे दिया ही क्या है? उसकी सारी इच्छाएं और सपने पूरे हो जाएंगे। क्या उसका मन नहीं करता होगा ब्रांडेड और महंगे कपड़े पहनने का, अपनी सहेलियों की तरह? देश विदेश घूमेगी, गाड़ी होगी उसके कदमों के नीचे, कितनी ऐश करेगी। जवाहर दुखी स्वर में बोला, तू समझ नहीं रही है, उस हृदयहीन इंसान के साथ वो कैसे खुश रह सकती है? कुचल देगा उस नाजुक सी बच्ची को। राधिका पति को समझाते हुए बोली, जीवन में पैसे की बहुत अहमियत है, आप समझते क्यों नहीं? देवांश उससे शादी करने को कह रहा है, अगर वो चाहता तो उससे ज़बरदस्ती भी कर सकता था। हम दोनों बूढ़े उसका क्या बिगाड़ लेते? जवाहर के सिर में दर्द हो रहा था और वो बहस नहीं करना चाहता था। राधिका की बात भी गलत नहीं थी, लेकिन जानबूझकर अपनी नाजों से पली बेटी को कुएं में कैसे धकेल दे? वो एकांत चाहता था। अपने कमरे में जाकर लेट गया। थोड़ी देर बाद उसे रूपाली की आवाज़ें सुनाई दी। बहुत उत्साहित लग रही थी खरीदारी करके। जवाहर की सेहत कैसी भी हो, पुत्री की खुशी का कोई भी मौका वो छोड़ना नहीं चाहता था। तुरंत उठकर बाहर आ गया। रूपाली अपनी खरीद कर लाई हुई वस्तु दिखा रही थी। प्लेन मैरून साड़ी, उस पर काला ब्रोकेट का ब्लाउज और ऑक्सीडाइज्ड कान के बड़े झुमके। जवाहर और राधिका को फैशन की अधिक जानकारी नहीं थी, लेकिन जानते थे रूपाली जो भी पहनेगी उस पर सुंदर लगेगा। दोनों उसे उत्साहित देख कर ही खुश थे। सोचा दिल पर जो बोझ था सुबह बता देंगे। उसका मूड क्यों खराब किया जाए?
उनकी परेशानी से बेखबर रूपाली अपनी खरीदारी के अनुभव के बारे में बताती रही। अगले दिन नाश्ता करते हुए जवाहर ने रूपाली से कहा, देवांश कपूर तुमसे शादी करना चाहता है। रूपाली को एकदम से समझ नहीं आया कि पिता किसके बारे में बात कर रहे हैं। वो सोचते हुए बोली, कौन देवांश कपूर? आपका बॉस? जवाहर ने जब हाँ में सिर हिलाया तो आश्चर्य से बोली, वह मुझसे शादी करना चाहते हैं? वह तो मुझे जानते नहीं, देखा तक नहीं है। जवाहर दुखी स्वर में बोला, कल जब तुम ऑफिस आई थी उसने तुम्हें तब देखा होगा। रूपाली कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, मैं अभी 2-3 साल तक शादी नहीं करना चाहती। आपके बॉस से तो बिल्कुल नहीं, उन्हें जानती तक नहीं। राधिका बीच में बोल पड़ी, सोच ले बिटिया, इतना पैसे वाला परिवार फिर नहीं मिलेगा। खुद आगे बढ़कर हाथ मांग रहे हैं। रूपाली माँ की तरफ देखते हुए बोली, नहीं मम्मी, मैं सिर्फ पैसों के लिए किसी से शादी नहीं करना चाहती हूँ। फिर डैड अक्सर कहते हैं वो बहुत बददिमाग इंसान है, पैसे और हैसियत का उसे बहुत घमंड है। ऐसे इंसान से शादी करने से अच्छा है कुंवारे रहना। जवाहर ने राहत की सांस ली और बोला, मैं जानता था कि मेरी बेटी का यही जवाब होगा। मैं अभी देवांश को फ़ोन करके मना कर देता हूँ। थोड़ी हिचक इसलिए थी कि कहीं रूपाली को बाद में ये ना लगे कि इतने धनवान परिवार से रिश्ता आया था और पिता ने बिना पूछे ठुकरा दिया। जवाहर ने फ़ोन मिलाया तो देवांश ने उठाया। उसकी आवाज़ सुनते ही जवाहर कुछ पल के लिए जड़ सा हो गया, फिर अटक अटक कर बोला, सर मैं जवाहर बोल रहा हूँ। वो मैंने अपनी बेटी से बात की है शादी के लिए, उसने इनकार कर दिया है। 2-3 साल और पढ़ना चाहती है। कुछ पल फ़ोन की दूसरी तरफ खामोशी छाई रही, ऐसे कि जवाहर को अपने दिल की धड़कनें भी सुनाई दे रही थी। बहुत धीमी और जमा देने वाली आवाज़ में देवांश ने कहा, भट्ट, मैंने तुमसे और तुम्हारी बेटी से शादी करने की इजाज़त नहीं मांगी थी। बताया था कि 1 महीने में शादी करनी है। तैयारी कर लो, नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। मैं आज शाम 6 बजे सुगंधा के साथ आऊँगा। और फ़ोन एकदम से काट दिया। जवाहर ठगा सा खड़ा रह गया। राधिका और रूपाली उसकी तरफ उत्सुकता से देख रही थी। आखिर राधिका बोली, क्या हुआ? फ़ोन कट गया क्या? क्या बोला वो? जवाहर जैसे होश में आया बोला, कह रहा था कि शादी तो होकर रहेगी। राधिका आश्चर्य से बोली, ये भी कोई दादागिरी है? अगर लड़की का मन नहीं है तो कैसे शादी होगी? ठीक है, ऑफिस में वो बॉस है, उसकी सुननी पड़ती है, लेकिन हमारे घर में उसकी नहीं चल सकती है। ये हमारा व्यक्तिगत मामला है और हमें जो निर्णय सही लगेगा हम लेंगे। जवाहर सिर झुकाए बैठा था। धमकी वाली बात कैसे बताए इन दोनों को? वो धीरे से बोला, अब आएगा तो नाश्ता पानी तो लगाना ही होगा। मैं बाजार से जाकर कुछ नाश्ते का सामान ले आऊँगा। रूपाली को पिता थके हुए और परेशान से दिखे। वो तुरंत बोली, आओ भगत तो करनी पड़ेगी, आखिर डैड का बॉस है। आप परेशान मत होइए डैड, बाजार से सामान मैं ले आऊँगी, फिर हम उनसे आराम से कह देंगे कि ये रिश्ता नहीं हो सकता है। रूपाली अपने कमरे में चली गई। जवाहर सोच रहा था कि इतना आसान नहीं है देवांश को इनकार करना जितना कि रूपाली सोच रही। एक बार उसके दिमाग में जो बात बैठ जाती है उसे पूरा करने में वो एड़ी चोटी का जोर लगा देता है, किसी भी हद तक जा सकता है। पहले तो देवांश ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब कभी मिलता था सबसे बड़े तमीज़ से बात करता था। उसकी माँ भी बिल्कुल देवी स्वरूप थी। उसके पिता जगदीश ने बड़ी मेहनत से कंपनी खड़ी की थी, बहुत मेहनती और निर्मल हृदय के थे। फिर पता नहीं देवांश को क्या हुआ, इतना मगरूर और बेरुखा सा हो गया। लंबी बीमारी के कारण जब माँ की मृत्यु हुई तो देवांश की स्कूल की शिक्षा ही पूरी हुई थी। बहुत असुरक्षित और अकेला महसूस करने लगा था। जवाहर तब कई बार फाइलें लेकर जगदीश के घर साइन कराने जाता था। जगदीश पत्नी की लंबी बीमारी के कारण टूट सा गया था, बिल्कुल खामोश रहता था, लेकिन देवांश उपद्रवी सा हो गया था। माँ का जाना वो स्वीकार नहीं कर पा रहा था। जब उसके सामने खाना आता तो उठाकर फेंक देता। माँ के हाथ का खाना ही चाहिए था। 1-2 बार जवाहर ने भी समझाने की कोशिश की, कहा माँ बहुत तकलीफ में थी, उनका जाना ही उचित था, तो बिफर उठा। जवाहर को ही बुरा भला कहने लगा। बच्चा जानकर जवाहर ने बुरा नहीं माना, लेकिन समझ गया था कि देवांश को मानसिक आघात लगा है। इतने दिनों से बीमार थी वो, उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। फिर भी दोनों बाप बेटे ने अलग अलग तरीके से अपने दिल पर लिया उनका जाना। जगदीश ने देवांश का दाखिला कॉलेज में करवा दिया, लेकिन अशांत देवांश की हर रोज़ किसी न किसी हरकत के कारण जगदीश बहुत परेशान रहता था। अक्सर कॉलेज से शिकायतें आती, कभी किसी छात्र को पीट दिया तो कभी किसी से झगड़ा हो गया।
एक बार बात पुलिस तक भी पहुंच गई तो जगदीश ने तंग आकर देवांश का दाखिला दूसरे शहर में करवाने का निर्णय लिया। बहुत दुखी हुआ था। जवाहर से अक्सर अपने मन की बात करता था। बहुत थक गया। कब तक पुत्र को समझाता और सबसे उसको बचाता। जवाहर ने कहा भी था यह निर्णय सही नहीं रहेगा। उस समय देवांश को अपनों के साथ की आवश्यकता है, लेकिन जगदीश निर्णय ले चुका था। उसे लगता था कि अब उसमें हिम्मत नहीं बची थी देवांश को संभालने की। उसने पैसों के बल पर बहुत दूर दक्षिण के किसी कॉलेज में ज़बरदस्ती देवांश को भेज दिया और स्वयं शराब का सहारा ले लिया। फिर जवाहर का जगदीश से व्यक्तिगत संपर्क खत्म सा हो गया। बस ऑफिस के काम के सिलसिले में ही बात करते थे। जवाहर को बहुत दुख होता था। इन परिस्थितियों का परिणाम इतना भयंकर रूप से सामने आया। देवांश के अंदर भरी कटुता उसके व्यवहार में दिखाई देती थी। वह किसी का लिहाज नहीं करता था। बस उसे अपना काम निकालना होता था। जवाहर के मन में शुरू से इस परिवार से जुड़े होने के कारण लगाव था। उसे दुख भी होता था कि उसकी आंखों के सामने कैसे बिखरता चला गया एक हंसता खेलता परिवार। लेकिन अपनी इस भावुकता की सज़ा वह अपनी बेटी को नहीं दे सकता था। रूपाली का विवाह देवांश से करवा कर उसे ये जहर पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। उसने निर्णय लिया कि वह इस नौकरी से इस्तीफा दे देगा। वैसे भी देवांश उसे 1-2 साल में निकालने वाला ही था। स्वयं इस समय छोड़ देगा तो अपनी बच्ची की ज़िंदगी बिगड़ने से बचा लेगा। सारा दिन बैठा यही सोचता रहा। उसने मन में निश्चय कर लिया, शाम को जब देवांश घर आएगा तो वो पहले तो मना कर देगा विवाह के लिए, फिर अपना इस्तीफा दे देगा। उधर रूपाली ने माता पिता के सामने बड़े आत्मविश्वास से कह दिया था इनकार कर देगी और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन देवांश के बारे में अब तक उसने जो सुना था उसके बाद उसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। वैसे तो उसने देवांश को देखा तक नहीं था। ना जाने ये मसला उसकी ज़िंदगी में एकदम से कुकुर मुत्ते की तरह कहाँ से पैदा हो गया। उसने शादी और इश्क जैसे विषयों से अपने आप को अभी तक दूर ही रखा था। उसके पीछे बहुत से लड़के पड़े रहते थे, लेकिन वो सब से बचकर रहती थी। 2-3 साल और पढ़कर नौकरी करना चाहती थी। अपने माता पिता का सहारा बनना चाहती थी। इस उम्र में भी अपने पिता को इतनी मेहनत करते देख उसका मन रोता था। माँ हर समय घर के काम में लगी रहती थी। रूपाली जितना हो सकता था दोनों का बोझ कम करने की कोशिश करती थी। दोनों की सेहत की उसे बहुत चिंता रहती थी। वो जानती थी कि दोनों उसको देख देख कर खुश होते हैं। स्वयं के लिए कुछ खरीदना नहीं चाहते थे, लेकिन उसे सजाने में उन्हें आनंद आता है। कई बार केवल उनका दिल रखने के लिए वो खरीदारी करती है और उत्साहित होकर उन्हें सामान दिखाती है, जबकि दिल ही दिल दुखी होता है। पिता कैसे इस उम्र में भी मेहनत कर एक एक पैसा कमा रहे थे। वो बस एक ही बात बार बार भगवान से कह रही थी, देवांश को इतनी बुद्धि देना कि वो उसको इनकार को समझे और मान रखकर मान जाए। उसके पिता की नौकरी पर आँच नहीं आए। 1-2 साल में किसी तरह और नौकरी कर ले, नहीं तो हर समय नौकरी जाने पर उनके मन में और चिंताएं बढ़ जाएंगी। वो सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि देवांश से कहेगी क्या, कैसे उसको समझाएगी। ये भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर देवांश ने ऐसा क्या कहा पिता को फ़ोन पर कि वो पसीना पसीना हो गए। उन्होंने बताया नहीं था, लेकिन वे परेशान दिख रहे थे। इसी उधेड़-बुन में वो बाजार से कुछ नाश्ते का सामान ले आई और अपने आप को व्यस्त रखने के लिए घर की सफाई में लग गई। शाम को नियत समय पर देवांश और उसकी सौतेली माँ सुगंधा दरवाजे पर खड़े थे। भट्ट दंपत्ति ने आवभगत में कोई कमी नहीं छोड़ी। चाय नाश्ता कराया। सुगंधा ने मुंह बनाकर जरा सा खाया और बोली, बहुत ऑयली है, मैं ऐसी चीज़ें नहीं खा सकती। वो बार बार बोल रही थी, लेकिन जैसे ही देवांश ने उसे घूर कर देखा वो चुप हो गई। देवांश बार बार अंदर की तरफ देख रहा था, लेकिन जब रूपाली नज़र नहीं आई तो बोला, रूपाली को बुलाओ और जल्दी से रोका कर देते हैं। जवाहर हाथ जोड़कर बोला, सर आप हमारे घर आए और हमारी बेटी से रिश्ता करना चाहते हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है, लेकिन रूपाली अभी विवाह नहीं करना चाहती है, उसे माफ़ कर दीजिए। सुगंधा खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, अच्छा इस दुनिया में ऐसी भी कोई लड़की है जो ग्रेट देवांश से शादी करने से इनकार कर रही है। वाओ वंडरफुल। मैं एक बार ऐसी लड़की को देखना जरूर चाहूँगी जिसके पीछे देवांश दीवाना हो रहा है और जो उसे घास भी नहीं डाल रही है। देवांश ने सुगंधा से दांत भींचते हुए कहा, एक शब्द और नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहना। फिर जवाहर की तरफ देखते हुए बोला, कहाँ है रूपाली, मुझे उससे अकेले में बात करनी है।
जवाहर ने सतर्क होते हुए कहा, मैं उसे यहीं बुला लाता हूँ, आपको जो कहना है कह दीजिए। देवांश गुस्से में फुफकारते हुए बोला, नहीं, मुझे उससे अकेले में बात करनी है। कहाँ है वो? जवाहर उसे रूपाली के कमरे की ओर ले गया। रूपाली को उम्मीद नहीं थी कि देवांश ठीक 6 बजे घर के बाहर खड़ा होगा। वो सफाई कर रही थी और धूल में सनी हुई थी। घंटी की आवाज़ सुनते वो नहाने भागी थी। देवांश ने जब कमरे में प्रवेश किया, वो बाल बना रही थी। एक पल को वो देखता रह गया। चेहरा सुबह की लालिमा की तरह दमकता, एकदम तरोताज़ा, बालों से टपकता पानी, सादी सी कुर्ती और लेगीज, ऊपर से नीचे तक सादगी और ताजगी से लबरेज। रूपाली एकदम से देवांश को कमरे में देख घबरा गई और बोली, आप? देवांश जैसे होश में आया और बोला, हाँ, मैं देवांश कपूर हूँ, जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है। रूपाली सुबह से क्या कहना है, कैसे कहना है, वही योजना बना रही थी। अचानक देवांश को सामने देख उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इतना लंबा चौड़ा होगा उसने सोचा नहीं था। उसके छोटे से कमरे में लग रहा था कि देवांश के खड़े होने से बिल्कुल जगह नहीं बची है। रूपाली का सिर घूमने लगा तो वो तुरंत एक कुर्सी पर बैठ गई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं शादी नहीं कर सकती। रूपाली अंदर ही अंदर कांप रही थी, लेकिन ऊपर से स्थिर होने का नाटक कर रही थी। आंखें फाड़े देवांश को देख रही थी, ना जाने उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। देवांश ने एक सिगरेट सुलगाते हुए पूछा, क्यों नहीं कर सकती? किसी और से प्यार करती हो? रूपाली की निगाहें देवांश के चेहरे से हटी नहीं थी। उसने ना में सिर हिला दिया। देवांश की नज़र भी उसके चेहरे पर टिकी थी। वो बोला, फिर क्या परेशानी है? तुम्हारे पेरेंट्स तो तैयार हैं इस रिश्ते के लिए। रूपाली सिर झटकते हुए बोली, डैड आपकी पोजीशन से घबरा कर हाँ कर रहे हैं और मम्मी आपके पैसे के कारण। देवांश कुटिल मुस्कान के साथ बोला, मुझसे जो भी शादी करेगी मेरे पैसे के कारण ही करेगी। फिर सिगरेट बुझाकर उसकी कुर्सी के दोनों तरफ के हाथों पर अपना हाथ रखकर उसके चेहरे के बिल्कुल करीब अपना चेहरा ले जाकर सख्त आवाज़ में बोला, तुम एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हारे पिता को नौकरी से तो निकाल ही दूंगा, साथ में पैसे की हेरा फेरी का इल्ज़ाम भी लगवा दूंगा। सारी उम्र जेल के चक्कर काटने में बीतेगी। ज़्यादा सोचने का समय नहीं है। 5 मिनट में बाहर आ गई तो रस्म हो जाएगी, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। और वो दंदनाता हुआ बाहर चला गया। रूपाली अपनी जगह से चिपकी रही। समझ नहीं आया कि अचानक क्या हुआ, जैसे आंधी आ गई। रूपाली कुछ पल सुन्न सी बैठी रह गई, लेकिन फिर घड़ी पर नज़र पड़ी तो घबरा गई। 5 मिनट का समय देकर गया है वो। अगर वो नहीं पहुंची तो उसके पिता को बर्बाद कर देगा। वो ज़िंदगी में कुछ भी सहन कर लेगी, लेकिन अपने माता पिता पर आँच नहीं आने देगी। वो जल्दी से उठी, मुंह पर पानी के छींटे मारकर आंखों में काजल डाल कमरे से बाहर आ गई। दरवाजे पर दोनों माता पिता बेचैन और चिंतित खड़े थे। उसे देखते ही बोले, क्या हुआ? क्या कह रहा था वो? रूपाली मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं, देवांश जी ने मुझे कन्वेंस कर दिया है। वो मेरे साथ बहुत अच्छे से रहेंगे और मेरा बहुत ध्यान रखेंगे। सुनकर राधिका खुश हो गई और बोली, चलो ये तो ठीक हो गया। अब तुमने क्या सोचा है आगे? जवाहर अभी भी पुत्री के चेहरे को देख रहा था। रूपाली उत्साहित स्वर में बोली, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। चलिए, वह लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। जवाहर ने रूपाली से पूछा, तुम सचमुच ऐसा ही चाहती हो ना? रूपाली ने हाँ में सिर हिला दिया और ड्राइंग रूम की तरफ चल दी। तीनों को कमरे में प्रवेश करता देख सुगंधा बोली, ओहो, तो दुल्हन राजी हो गई। किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और देवांश ने ड्राइवर को फोन कर गाड़ी में रखे सामान को लाने को कहा। राधिका टीका करने के लिए थाली लेकर आई और जवाहर से बोली, कम से कम एक मिठाई का डिब्बा तो ले आओ, हमने तो कोई तैयारी ही नहीं रखी है। देवांश ने तुरंत कहा, नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है, जो है उसी से काम चला लो। सुगंधा ने रूपाली के गले में हीरो का हार पहनाया और कपड़े, मिठाई, मेवा दी। जवाहर ने बस अपनी हैसियत के हिसाब से टीका करके लिफाफा दे दिया। देवांश ये बोलते हुए चला गया, आगे का कार्यक्रम निश्चित करके बता दूंगा। उसके जाते ही तीनों थम से सोफे पर बैठ गए। राधिका गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, बाप रे, कैसे आंधी तूफान की तरह आया था। मुझे तो जितनी देर यहाँ रहा घबराहट सी होती रही। कहाँ वो सपने देखती थी दामाद आएगा, उसके रूप में बेटा मिल जाएगा, लेकिन देवांश के सामने तो आवाज़ ही नहीं निकलने वाली। जवाहर अपने ख्यालों में खोया हुआ था। पता नहीं जो हुआ वो सही हुआ कि नहीं। रूपाली के दिमाग में एक ही प्रश्न घूम रहा था, माता पिता के कारण शादी तो करनी पड़ेगी देवांश से, लेकिन इसके साथ सारी जिंदगी कटेगी कैसे? तभी राधिका ने डिब्बे खोल कर देखे तो एक में साड़ी थी और दूसरे डिब्बे में ड्रेस।
खुशी से चीखते हुए बोली, देख रूपा, कितने सुंदर कपड़े हैं, तू इन्हें पहनकर बिल्कुल हीरोइन लगेगी और ये हीरो का हार भी लाखों का होगा। मेरी बेटी तो सज गई। अब तो शादी तक ये मेवा और फल खूब खा, चेहरे पर और रौनक आ जाएगी। मैं ये सब तेरे लिए उठाकर रख देती हूँ। रूपाली ने कोई जवाब नहीं दिया। पता नहीं कितना सुना और कितना नहीं। उसे रात भर नींद नहीं आई। समझ नहीं आ रहा था कैसे बर्दाश्त करेगी वो देवांश को। अगले दिन जवाहर ऑफिस गया तो सोच रहा था, पता नहीं देवांश का रवैया कैसा रहेगा। ऑफिस में तो किसी को इस रिश्ते के बारे में जानकारी नहीं होगी। जब उसे पता चला देवांश 2 दिन के लिए शहर के बाहर गया है तो उसने चैन की सांस ली। घर पहुंचा तो राधिका ने कहा, हमें शादी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। एकदम से सारी खरीदारी कैसे करेंगे? आप बैंक से रूपाली की शादी के लिए जो पैसा इकट्ठा कर रहे थे निकाल लो। जवाहर के दिल में कोई उत्साह नहीं था शादी की तैयारी को लेकर। वो अनमने मन से बोला, कल निकाल लूँगा कुछ रुपए। तुम दोनों लिस्ट बना लो क्या क्या लेना है। समारोह का स्थान और खाने पीने के बारे में तो देवांश से पूछकर निर्णय लेना होगा। उसकी हैसियत का इंतजाम पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं। रूपाली को अब पैसे को लेकर भी चिंता हो रही थी। उसके पिता इतना खर्चा कैसे कर सकते हैं? जो 2 ड्रेस और गहने देवांश लाया था उस कीमत का सामान वो कैसे खरीद सकते हैं? कितने अरमानों से थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ रहे थे और अब उस पैसे की कोई कीमत नहीं होगी देवांश के पैसे के आगे। हर रोज एक नई चिंता खड़ी हो रही थी। अगले दिन जवाहर और राधिका बड़े मन से कागज पेन लेकर बैठे। बेटी को कितनी साड़ी और क्या क्या सामान देना है। राधिका ने निश्चय किया, अपने दोनों हार देकर वो एक बड़ा सा हार सोने का बनवा देगी रूपाली के लिए। वो जवाहर से बोली, एक ही हार देंगे पर वजनदार देंगे। रूपाली को इन बातों में कोई आनंद नहीं आ रहा था, लेकिन माता पिता की खुशी में खुश होने का दिखावा कर रही थी। उसने अभी तक शादी के विषय में सोचा नहीं था। साथ ही सहेलियां जब चुगलबाजी करती थी तब वह हंसकर टाल देती थी। लेकिन अब मन में विचार आ रहा था, अगर सचमुच उसे अपना वर चुनने की स्वतंत्रता मिलती तो कैसा साथी चुनती, ऐसा जो उसका हम उम्र हो, जिसके साथ हंस बोल सके, जिसके साथ सहज महसूस कर सके। देवांश के सामने तो उसे हर समय सतर्क रहना पड़ेगा, कहीं कोई गलती ना हो जाए, और अगर गलती हो गई तो वो जितने गुस्से वाला है उसे छोड़ने वाला नहीं है। उसे लग रहा था वो शादी नहीं किसी कैद खाने में जा रही है। तीसरे दिन देवांश ऑफिस आया और 2 दिन का काम देखने के बाद उसने जवाहर को अपने कक्ष में बुलाया। जवाहर के आते ही देवांश ने बिना दुआ सलाम के कहा, मैंने पंडित से पूछ लिया है, अगले महीने को 20 तारीख यानी पूरे 1 महीने बाद का मुहूर्त निकला है। समारोह स्थल और खाने पीने का सब इंतजाम मैंने इवेंट मैनेजमेंट से करने को बोल दिया है। जो ऑफिस की पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, रूपाली के पहनने के कपड़े मैं दिलवा दूंगा अपनी हैसियत के हिसाब से। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जवाहर सुनकर उदास स्वर में बोला, सर जानता हूँ आपकी हैसियत के हिसाब से नहीं दे पाऊँगा, लेकिन जो पैसा मैंने उसके लिए जोड़ा है उसमें अपने कुछ अरमान पूरे कर लो। देवांश कठोर स्वर में बोला, जब बोल दिया है कोई आवश्यकता नहीं है तो समझ नहीं आया, मेरे साथ सस्ते कपड़े और ज्वेलरी में कैसे घूमेगी वो? जवाहर मुंह लटकाकर बाहर आ गया। रूपाली ने जब घंटी की आवाज़ पर दरवाज़ा खोला और सामने देवांश को खड़े देखा तो सकपका गई। पुराने घिसे हुए कपड़ों में, बिखरे बालों में वो छत पर रखे गमलों को ठीक करके आई थी। उसके हाथों और चेहरे पर मिट्टी लगी थी। देवांश उसको देख मुंह बनाते हुए बोला, तुम्हें इस तरह के काम करने की आगे से कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी खूबसूरती को खराब मत करो। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, खरीदारी करने चलना है। रूपाली आश्चर्य से बोली, खरीदारी मैं मम्मी के साथ कर लूँगी। देवांश उसे घूरते हुए बोला, खरीदारी मेरी हैसियत के हिसाब से होगी, इसलिए मैं अपनी निगरानी में करवाऊँगा। चुपचाप जल्दी से तैयार हो जाओ। रूपाली देवांश को ड्राइंग रूम में बैठाकर अंदर चली गई। उसे देवांश का ये रवैया बहुत बुरा लगा। उसकी खूबसूरती का ना खराब हो जाए ये चिंता है, और बार बार अपनी हैसियत का क्या बखान कर रहा है। वो समझ गई देवांश को केवल एक खूबसूरत गुड़िया सुंदर और महंगे कपड़ों में सजी धजी अपने साथ चलने के लिए चाहिए। मन ही मन उसका दिल रो रहा था। देवांश हर बार आता है उसे थोड़ा और कुचल देता है। राधिका को देवांश के बारे में बताकर वो दुखी मन से नहाने चली गई। राधिका तुरंत ड्राइंग रूम में पानी लेकर गई और बोली, नमस्ते बेटा, आपके लिए चाय नाश्ता बना कर लाती हूँ। देवांश लापरवाही से बोला, कोई आवश्यकता नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले ही नाश्ता किया था, बार बार खाने की मुझे आदत नहीं है। राधिका लाड जताते हुए बोली,
पर रस्म के बाद पहली बार होने वाला दामाद घर आया है, मुंह मीठा करने का शगुन तो बनता है। देवांश झुंझला कर बोला, आपको लाना है ले आओ, लेकिन मैं कुछ नहीं खाऊंगा। रूपाली को बोलो जल्दी तैयार हो। राधिका संकोच के साथ बोली, बेटा इस तरह अकेले रूपाली को खरीदारी के लिए ले जाएंगे? अच्छा नहीं लगेगा। आपकी माताजी साथ होती तो ठीक रहता। अगर वे व्यस्त हैं तो मैं चलती हूँ। देवांश बेरुखी आवाज़ में बोला, शादी के बाद भी तो रूपाली मेरे घर अकेली रहने आएगी। किसी को साथ जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला उसे खरीदारी करवा दूंगा। राधिका को देवांश से ऐसे व्यवहार की आशा नहीं थी। वो तुरंत रूपाली के पास पहुंची और बोली, जल्दी करने को कह रहा है, मुझे थोड़ा बदतमीज सा लग रहा है। रूपाली का मन हुआ कहने को, थोड़ा नहीं पूरा का पूरा बदतमीज है, लेकिन माँ को दुख ना हो इसलिए बोली, नहीं आपको ऐसे लगा होगा, उनका तरीका यही है बात करने का, आप ज़्यादा चिंता मत करो। कहने को तो रूपाली ने कह दिया, लेकिन उसे स्वयं बहुत चिंता हो रही थी। उसने पूछा नहीं, लेकिन उसे उत्सुकता अवश्य थी। ऐसा देवांश ने क्या कह दिया जो माँ इतनी विचलित हो रही है? उसके दिमाग में और भी प्रश्न उठ रहे थे। खरीदारी के लिए क्या वो अकेला जाएगा? ठीक है रस्म हो गई है, लेकिन है तो अजनबी। अकेले खरीदारी करने में उसके साथ कितना संकोच होगा। सोच कर ही उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। कोमलता नाम की कोई चीज़ उसके पास नहीं थी। ना हंसता था, ना मुस्कुराता था, बस तना रहता था। और जो बोलता कड़क आवाज़ में ऐसे बोलता जैसे पत्थर बरसा रहा हो। उसे दूसरे की भावनाओं की बिल्कुल कदर नहीं थी। जल्दबाजी में वो बस पानी डालकर आई थी। जल्दी से जीन्स और टी शर्ट पहनकर बालों पर कंघी फेर कर बाहर आ गई। देवांश को चिल्लाने का माँ के सामने रूपाली कोई मौका नहीं देना चाहती थी। ना उसने हाथ में कुछ पहना, ना कान में, बस जेब में कुछ पैसे और रुमाल रख लिए। उसको देखते ही देवांश बिना कुछ बोले तुरंत बाहर निकल आया और पीछे पीछे रूपाली भी। राधिका बोल भी नहीं पाई रूपाली से कि जाने के पहले कुछ खा ले। सुबह बस एक गिलास दूध पिया था उसने। राधिका बेढाल सी सोफे पर बैठ गई। उसे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। लग रहा था कि कहीं लड़की की ज़िंदगी बर्बाद ना हो जाए। उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। उसने तुरंत जवाहर को फ़ोन मिलाया। राधिका ने फ़ोन पर बताया। देवांश अचानक घर आया और रूपाली से बोला, तैयार हो जाओ, खरीदारी करने जाना है। तमीज़ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है उसके पास। आने वाला था तो पहले फ़ोन करके बताना चाहिए था। जवाहर स्वयं आश्चर्यचकित था। बोला, 1 घंटे पहले तो मुझसे बात कर रहा था, तब भी कोई जिक्र नहीं किया। जवाहर समझ गया इस विवाह में उन तीनों को बोलने का कोई हक नहीं है। जो कुछ होगा बस देवांश की मर्जी से होगा। घर के बाहर एक बड़ी सी शानदार गाड़ी खड़ी थी, ड्राइवर समेत। गाड़ी का दरवाज़ा ड्राइवर ने बड़े अदब से रूपाली के लिए खोला। गाड़ी में बैठ रूपाली को ठंडक का एहसास हुआ और अगर मन अस्थिर न होता तो इस आरामदेह गाड़ी में रूपाली को सुकून और आनंद भी महसूस होता। अपने आप को संयत करने के लिए वो खिड़की के बाहर देखने लगी। देवांश मुड़कर एकटक उसे देख रहा था। ना जाने क्यों उसकी आंखें नहीं थकती, मन नहीं भरता रूपाली को देखकर। इतनी सुंदर, ना कोई गहना, ना कोई मेकअप, बाल जो अपने आप सूखते जा रहे थे और घुंघराले होते जा रहे थे। उसे लग रहा था वो उदास और गुस्से में थी, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसे लग रहा था जब वो उसे एक से एक सुंदर कपड़े दिलवाएगा वो प्रसन्न हो जाएगी। सब लड़कियों को बस पैसा चाहिए होता है। जब उसे पैसे से ही लड़की को खरीदना है तो अपनी मस्त पसंद लड़की को क्यों नहीं खरीदे। रूपाली को महसूस हुआ देवांश की नज़र उस पर है तो वो सकुचा गई और उसने एक बार मुड़कर देवांश की तरफ देखा। देवांश ने देखना बंद नहीं किया। रूपाली को स्वयं भी अपनी नज़रें हटानी पड़ी। वह थोड़ा और गाड़ी के दरवाजे की तरफ खिसक गई और कसमसा गई। गाड़ी शहर के सबसे महंगे और पॉश इलाके में पहुंच गई थी। एक बड़े से फैशन हाउस के सामने जाकर रुक गई। रूपाली इस तरफ कभी नहीं आई थी, ना ही उसे इस इलाके की कोई जानकारी थी। डर से अधिक उसे उत्सुकता हो रही थी। लोग ऐसी जगह से खरीदारी करते हैं क्या? इससे पहले रूपाली गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर आती, इमारत के बाहर खड़ा चौकीदार दौड़ता हुआ दरवाज़ा खोलने आया। उसे ये सब अजीब लग रहा था। अंदर की साज सज्जा और माहौल देखकर हैरान रह गई। तभी एक अधेड़ उम्र की महिला ज़बरदस्त मेकअप और फैशनेबल गाउन में उनके स्वागत के लिए आगे आई। लग तो मालकिन रही थी। देवांश ने पहले से ही फ़ोन कर दिया होगा। वो उन्हें एक विशाल हॉल में लेकर गई। गाउन, साड़ी और ड्रेसेस की भरमार थी। मुस्कुराकर अदाएं दिखाते हुए बोल रही थी, सर एक बार आप नज़र से निकाल लीजिए, जो भी पसंद आए बता दीजिए, हम वैसा ही मैडम के साइज़ का निकाल देंगे। देवांश देखने लगा और रूपाली से बोला, देखो कोई पसंद आ रहा है क्या? रूपाली ने इतना बड़ा शोरूम, इतने सारे कपड़े ज़िंदगी में नहीं देखे थे।
उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था उससे किस तरह के गाउन पसंद करने की उम्मीद की जा रही है। उसने वैसे भी इस तरह के कपड़े कभी पहले पहने नहीं थे। वो तो बस टी शर्ट, जीन्स और कुर्तियाँ पहनती थी। पहली बार एक साड़ी खरीद कर लाई थी। तभी देवांश ने एक पीच रंग का गाउन निकाला जो बारीक काम से लदा था। गाउन सुंदर था, लेकिन वो सोच रही थी इतना भारी गाउन पहनकर कहाँ जाएगी। शोरूम की मालकिन एकदम से आगे बढ़कर बोली, सर की पसंद तो बहुत बढ़िया है, मैडम पर बहुत फबेगा। मैडम पहले ही सुंदर है, इसमें तो बिल्कुल अप्सरा लगेंगी। देवांश ने गाउन वहाँ की खड़ी सहायिका को पकड़ाते हुए रूपाली से कहा, इसे पहन कर देखो कैसा लगता है। रूपाली चुपचाप ट्रायल रूम में जाकर पहनने लगी। इतना भारी गाउन पहनने में उसके हाथ टूट गए। थोड़ा लंबा और ढीला था। गिरते पड़ते बाहर आई तो सहायिका और मालकिन तुरंत उसके पास आकर देखने लगे गाउन कितना ढीला है। फिर उसके नाप के गाउन की लाइन लगा दी। उन लोगों ने देवांश पसंद कर करके उसे देता रहा और वो पहन पहन कर दिखाती रही। 2-3 घंटे यही सिलसिला चलता रहा। वो थक गई थी। उसे पता ही नहीं चल रहा था देवांश कौन सा अलग रख रहा था, कौन सा मना कर रहा था। तभी एक सहायिका काफ़ी लेकर आई। रूपाली की काफ़ी पीकर जान में जान आई। वो बस घर जाना चाहती थी। रूपाली को बिल्कुल आनंद नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था वो कठपुतली से अधिक कुछ नहीं। उसे कार्यक्रम के लिए सजाया जा रहा है। 1-2 बार उसने कहा भी, बिल्कुल अच्छी नहीं है ड्रेस, पहनकर असहजता महसूस हो रही है। देवांश और फैशन हाउस की मालकिन एकदम से बोल पड़े, ये स्टाइल इस समय बहुत फैशन में है, इसे तो अवश्य लेना है। उसने फिर अपनी राय देनी बंद कर दी। उसकी दिलचस्पी खत्म हो गई थी। जैसे ही कोई पोशाक पहनकर आती, देवांश उसके एकदम करीब आकर ऊपर से नीचे तक देखता और वहाँ खड़ी सहायिका को बताता कहाँ ठीक करना है और क्या बदलाव करना है। रूपाली का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो तो जैसे वहाँ थी ही नहीं। उसको समझ आ गया कि आगे की ज़िंदगी एक मूक प्राणी की तरह बितानी पड़ेगी। देवांश सब निर्णय लेगा, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, कैसे रहना है। औरतों के लिए खरीदारी शौक होता है, लेकिन उसके लिए एक सज़ा हो गई थी। उसने सुबह से कुछ खाया नहीं था, चक्कर से आ रहे थे। 3-4 घंटे की इस मशक्क़त के बाद देवांश बोला, जो पसंद किए हैं वह सब अल्टर करके पैक कर देना, मैं पेमेंट कर देता हूँ। देवांश को जाते देख रूपाली वहीं थक कर सोफे पर बैठ गई। उसने राहत की सांस ली। जल्दी से घर जाकर खाना खाएगी और सो जाएगी। वहीं खड़ी सहायिका बोली, कितनी किस्मत वाली हैं आप मैडम, इतना चाहते हैं सर आपको। कितने सारे कपड़े खरीदे हैं उन्होंने आपके लिए। इन कपड़ों के ढेर में उसके माता पिता के अरमान दब जाएंगे और उसे नहीं लगता देवांश उसके पुराने कपड़ों में से एक भी उसे रखने देगा। उसकी यादें उसके जीवन का एक हिस्सा देवांश बिल्कुल काट कर फेंक देगा। नए सिरे से नए परिवार में उसको जीवन प्रारंभ करना होगा। रूपाली 10 मिनट ही बैठ पाई थी कि देवांश आया और बोला, अब कुछ इंडियन ड्रेसेस भी ले लेते हैं। सब कपड़े जब ऑल्टर हो जाएंगे तब वो भिजवा देंगे। सुनकर रूपाली के होश उड़ गए। अभी तक वो बिल्कुल खामोश रही थी। बस 1-2 ड्रेसेस के लिए कहा था, उसे अच्छी नहीं लग रही है। जब देवांश की उसकी बात पर कोई ध्यान ही नहीं दिया तो बिल्कुल चुप हो गई थी। लेकिन अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने देवांश की तरफ देखते हुए कहा, बाकी की खरीदारी फिर किसी दिन कर लेंगे, एक दिन में इतना काम करना बहुत मुश्किल है। देवांश अपने सख्त लहजे में बोला, अभी बहुत सा सामान लेना है, तुम्हारी पूरी वार्डरोब भरनी है। आज कपड़ों का काम कर लो, उसके बाद ज्वेलरी और दूसरा सामान भी लेना है। रूपाली में बिल्कुल ताकत नहीं बची थी, लेकिन इतना तो समझ गई थी कि देवांश से अपनी बात मनवाना दीवार में सिर फोड़ने जैसा है। रूपाली सिर झुकाए मन ही मन उस दिन को कोस रही थी जिस दिन वो अपने पिता से मिलने ऑफिस गई थी। वो देवांश के पीछे पीछे चलने लगी। बाहर आकर देवांश बोला, लगता है तुम्हें भूख लगी, चलो कुछ खा लेते हैं। रूपाली ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। कोई चाट पकौड़ी वाला खड़ा दिखाई नहीं दिया। आसपास कोई छोटा मोटा रेस्टोरेंट भी नहीं था। चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थी। देवांश ने एक बड़ी सी इमारत में प्रवेश किया। रूपाली सोच रही थी, हे भगवान, इसके सब काम इतने भव्य स्तर पर क्यों होते हैं। इटालियन रेस्टोरेंट्स था। देवांश ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या खाना है। रूपाली ने मेनू देखा, उसे कुछ समझ में नहीं आया तो देवांश से बोली, आपको जो पसंद है वही मंगा लीजिए। देवांश ने पता नहीं क्या मंगाया। रूपाली के हलक से नहीं उतरा। थोड़ा बहुत खाकर उसने छोड़ दिया। उससे गुस्से के कारण रोना आने लगा। कैसा आदमी है, दूसरे की ज़रूरत को समझने की कोशिश नहीं करता है, बस अपने हिसाब से हाँकता है सबको। देवांश इसे फिर दूसरे स्टोर ले गया और वहाँ लहंगे, साड़ी और कुर्ती दिखाने को कहा।
रूपाली ने इतनी खरीदारी तो अपनी संपूर्ण जिंदगी में नहीं की थी जितनी एक दिन में करनी पड़ रही थी। उसका भूख और थकान के मारे बुरा हाल था। रूपाली बेमन से बैठी रही और देवांश ने स्वयं भी कपड़ों को पसंद कर अलग रखवा दिए। उसने जब उन्हें पहनकर देखने को कहा तो रूपाली ने मना कर दिया, ये कहकर कि वो थक गई है और कपड़े नहीं पहनकर देख सकती है। तब स्टोर की संचालिका ने नाप लेते हुए कहा, हम अपने आप मैडम के नाप के हिसाब से ठीक करवा देंगी। शाम हो गई थी। आखिर स्टोर के बाहर निकलकर गाड़ी में बैठे तो रूपाली की जान में जान आई। वो बस मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कहीं और जाने की ना कह दे, सीधे घर पहुंचा दे उसे। देवांश रास्ते भर कुछ नहीं बोला, लेकिन जैसे ही गाड़ी रूपाली के घर के सामने रुकी वो बोला, कल तो मेरी ज़रूरी मीटिंग है, परसों ज्वेलरी की खरीदारी करने चलेंगे, तैयार रहना। कपड़ों में कुछ कम लगेंगे तो बाद में ले लेंगे। रूपाली ने हाँ में सिर हिला दिया और देवांश चला गया। रूपाली को घर के दरवाजे की घंटी भी बजाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। राधिका ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। उसको देखते ही चिंतित स्वर में बोली, बड़ी देर लगा दी, क्या करते रहे इतनी देर तक? रूपाली रुआंसे स्वर में बोली, पहले कुछ खाने को दो फिर बात करना। राधिका ने तुरंत खाना लगाया। रूपाली की जान में जान आई। फिर वो पलंग पर निढाल लेट गई। अब तक जवाहर भी ऑफिस से आ गया था। उसको भी उत्सुकता हो रही थी, आखिर कितनी खरीदारी की जो सारा दिन लग गया। रूपाली का बिल्कुल मन नहीं था सारा वृत्तांत सुनाने का। एक तो थकान बहुत हो रही थी, दूसरा उसका अनुभव अच्छा नहीं था, लेकिन दोनों को उत्सुकता से अपनी तरफ देखते हुए उसने खुश होने का नाटक करते हुए बताया कितनी महंगे और खूबसूरत कपड़े दिलवाए हैं देवांश ने। राधिका जानने को उत्सुक थी किस रंग और डिजाइन के कपड़े लिए हैं रूपाली ने। थकान का बहाना बनाकर रूपाली टाल गई और हंसते हुए बोली, जब आ जाएंगे तब देख लेना, एक एक पहनकर दिखाऊंगी। राधिका को कपड़े का शुरू से बहुत शौक था, लेकिन पति की सीमित आय में उसने मन का कपड़ा कभी नहीं पहना। बेटी को इतना मिलते देख उसको बहुत खुशी हो रही थी। वो इस उम्र में अब सादे कपड़े ही पहन सकती थी, लेकिन बेटी को इतनी सुंदर परिधान पहना देख उसकी तमन्ना अवश्य पूरी हो जाएगी। देवांश बेटी को खुश रखे, उसे कोई शिकायत नहीं होगी उससे। जवाहर दोनों माँ बेटी की बातें करता छोड़ अपने कमरे में जाकर लेट गया। रूपाली को रात भर नींद नहीं आई। शारीरिक थकान और मानसिक संताप के कारण वो करवट बदलती रही। कैसे निभाएगी इस रिश्ते को उसकी समझ नहीं आ रहा था। भोर होते होते उसकी आंख लगी। ऑफिस जाते हुए जवाहर ने उसके कमरे में झांका तो वो सोती दिखी। रोज उससे मिलकर जाता था, लेकिन लगा पहले दिन अधिक थक गई होगी, इसलिए अभी तक सो रही है। थोड़ी देर बाद राधिका उसे नाश्ते के लिए बुलाने आई तो देखा उसका शरीर तप रहा था। उसे तेज बुखार था। राधिका ने तुरंत रूपाली को नाश्ता कराया और बुखार ठीक करने की दवाई दी। रूपाली निढाल हो रही थी। उसके शरीर में दर्द हो रहा था। वो सारा दिन ऐसे ही पलंग पर पड़ी रही। जब दवाई का असर कम होता तो उसे फिर बुखार चढ़ जाता। रात को बुखार और तेज हो गया था तो राधिका ने माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी। सुबह डॉक्टर को बुलाया। उसने कहा वायरल बुखार है, खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा, कमजोरी और बढ़ेगी। राधिका और जवाहर स्कूटर पर बाजार चले गए फल और दवाइयाँ लेने। रूपाली का उस समय बुखार उतर गया था तो वो गहरी नींद में सो गई। राधिका अपनी पड़ोसन जमुना को कुछ देर के लिए रूपाली के पास छोड़कर गई थी, उसका ध्यान रखने के लिए। उधर देवांश को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी खरीदारी करने के बावजूद रूपाली इतनी खामोश क्यों थी। उसे लगा था इतना कपड़ा खरीदने के बाद वो प्रसन्न और मुस्कुराती नजर आएगी, लेकिन शाम तक तो ऐसा लग रहा था उसे कपड़े खरीदने में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। खाना भी उसने कुछ नहीं खाया। इस बारे में उसे लगा आजकल की लड़कियां फिगर बनाए रखने के लिए कुछ खाती पीती नहीं है। उसे रूपाली का व्यवहार समझ नहीं आ रहा था, इसलिए असमंजस की स्थिति में था और जितना सोचता इस बारे में उतना गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अगले दिन मीटिंग के कारण वो व्यस्त रहा, इसलिए अधिक ध्यान नहीं दे सका इस बात पर। गहनों की खरीदारी के लिए देवांश ने सोचा 11 बजे निकलना सही रहेगा। उसने निश्चय किया फ़ोन करके रूपाली को पहले से बता देना ठीक रहेगा। वो घर के बाहर ही उसे मिल जाएगी। उसे समझ नहीं आता राधिका से कैसे बात करे। वह उसे खिलाने पिलाने के लिए आतुर रहती है और उसे संकोच आता है। उसने 2 बार फ़ोन किया, लेकिन भट्ट परिवार के घर किसी ने फ़ोन उठाया नहीं और जवाहर ऑफिस भी नहीं आया था। अब तक 10:30 बज गए थे और उसका कोई अता पता नहीं था। कोई छुट्टी लेने का संदेश भी नहीं आया था। अब तो देवांश का पारा और चढ़ता जा रहा था। इस तरह की लापरवाही उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। गुस्से से भरा वो ऑफिस से निकला और गाड़ी में बैठे ड्राइवर को भट्ट के घर चलने को कहा। उसने 2 बार घंटी बजाई, तब जाकर किसी अनजान स्त्री ने दरवाज़ा खोला। उसने गुस्से में पूछा, कहाँ है रूपाली? वह स्त्री बोली, सो रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। देवांश को लगा उससे बचने के लिए या अपना महत्व बढ़ाने के लिए जवाहर ने झूठ बुलवाया है। वो बेरुखी से बोला, मुझे रूपाली से मिलना है।
जमुना उसके आगे से हटे बिना बोली, नहीं, आप इस समय नहीं मिल सकते उससे। वो गुस्से से बोला, मैं उसका मंगेतर हूँ और इस समय उससे मिलकर ही रहूँगा। उसकी सख्त आवाज़ से जमुना घबरा गई और पीछे हट गई। देवांश दंदनाता हुआ रूपाली के कमरे में पहुंच गया। रूपाली गहरी नींद में सो रही थी। उसे देखते ही देवांश को लगा जैसे समय ठहर गया हो। तकिए पर उसके बाल बिखरे थे, कुछ लटें उसके चेहरे पर भी पड़ी थी। बंद पलकें, गुलाबी होठ, संगमरमरी देह। वो कुछ बोल नहीं सका। पतले से स्ट्रेप वाली नाइटी में वज्र का दिखता उभार, एक हाथ पेट पर और एक पलंग पर पड़ा था। नाइटी पैरों के पास थोड़ी उठ गई थी, जिसके कारण एक पैर घुटने तक नजर आ रहा था। देवांश आंखें झपकाना भूल गया हो जैसे। रूपाली सुंदर है, इस बात का उसे यकीन था, लेकिन इतनी सुंदर है कि हाथ छूने के लिए उतावले हो जाएंगे, वो नहीं जानता था। देवांश ऐसा मुग्ध हो गया था कि उसकी आंखें तृप्ति ही नहीं हो रही थी। लगा जैसे इस दृश्य को पी ले वो। चंद्रमा की खूबसूरती को देख सागर कितना बेचैन हो जाता है। उसकी लहरें सब बंधन तोड़ उसे छूने को बेताब हो जाती है। वैसे ही रूपाली को देख देवांश की धमनियों में ज्वार सा उठने लगा। उसका अपने आप पर काबू नहीं रहा था। उसके हाथ मचल रहे थे रूपाली के चेहरे पर पड़ी लटों को हटाने के लिए। उसके होठ रूपाली के गुलाबी होठों को एक बार चूम लेना चाहते थे। उसकी आंखें घंटों उसे सोते हुए निहारना चाहती थी। उसके दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। उसका मन कर रहा था वो रूपाली को अपनी बाहों में कस ले। उसे महसूस हुआ कि अगर वो 2 पल भी यहाँ रुका तो कुछ ना कुछ ऐसी हरकत अवश्य कर बैठेगा जो ठीक नहीं होगी। वो तुरंत मुड़ा और जमुना से बिना कुछ बोले अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। क्या आप इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस या नो ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।